क्लास 11th बेटा। लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शन को डिफ़ाइन किया था। फ्रिक्शन के कॉज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज फ्रिक्शन की टाइप्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है फ्रिक्शन की, डैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ रुकी हुई है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा बट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एग्जांपल आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर फोर्स F लगाई हुई है बट ये मूव नहीं कर रहा। कई बार होता है ना, कोई बड़ी भारी चीज़ होती है, हो सकता है ये 10 किलो 20 किलो का कोई ब्लॉक हो और मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने फोर्स लगाई ही नहीं है। तो अगर फोर्स लगाई है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होती है, तो उस हिसाब से इसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है, जब आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई की तो जितनी आपने फोर्स लगाई, सपोज आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, डेट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोड्यूस होगी। तो उस वजह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा और फ्रिक्शन भी है, तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसी सिचुएशन में अगर आप 2 न्यूटन फोर्स लगाते हो तो यहाँ पर भी 2 न्यूटन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप 3 न्यूटन लगाओगे तो 3 न्यूटन हो जाएगी। तो जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस या डेवलप होगी, डेट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बट ये एक लिमिट तक ऐसे रहता है। वो लिमिट के ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो मूव करना शुरू कर देता है। हम एग्जांपल मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है, अगर मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा देता हूँ तो उसके बाद ये आगे की तरफ मूव करना शुरू होता है। कोई भी भारी पत्थर अगर पड़ा हुआ है तो थोड़ी फोर्स लगाओगे वो मूव नहीं करेगा, बट अगर आप अपनी फोर्स को बढ़ा दोगे तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो सपोज़ हम अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स के ऊपर ये मूव करना शुरू कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन रहेगी। अगर आपने 2 न्यूटन अप्लाई की तो 2 न्यूटन रहेगी। अगर 5 अप्लाई की तो 5 न्यूटन रहेगी। और अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स रहेगी। यहाँ तक जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रही है डेट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है डेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी आपने फोर्स अप्लाई की है उसके बराबर ही रहेगा। अब 10 न्यूटन की जो मैं बात कर रहा हूँ, 10 न्यूटन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि 10 न्यूटन से ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाते हो तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहता है, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक ये स्टेशनरी रहेगा, डेट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल, डेट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी होगी, दिस इज़ अ वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिफोर द बॉडी जस्ट begin to slide over the other surface is called limiting value of static friction। तो फर्स्ट टाइप आपने होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ही ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देन आफ्टर दैट देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक का मतलब क्या है, जब मूव कर रहा होता है। तो उसी एग्जांपल को आगे हम कंटिन्यू अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि 10 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाते हो तो वहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सपोज अब आपने 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दी, 11 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो ऐसी सिचुएशन में 10 न्यूटन विच इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको आप बोल देते हो, तो वो तो आपको अपोज करेगी फोर्स को, बट एक्स्ट्रा जो 1 न्यूटन आपने लगाई है वो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन किस काम में आएगी, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं। तो आपके 11 न्यूटन फोर्स में से सिर्फ 1 न्यूटन ही होगा फोर्स की वैल्यू जो उसको मूव करवाने के लिए आगे हेल्पफुल है। अगर आप 12 न्यूटन यूज़ कर रहे हो तो अगेन उसी तरह से हो जाएगा कि आपके पास 2 न्यूटन जो है मूव करवाने के लिए एप्लीकेबल होगी और 10 न्यूटन जो है वो एज आ फ्रिक्शन जो है यूज़ हो जाएगी। एंड दिस
value of friction which comes into play when object is moving, तो that value is called kinetic friction. Definition यहाँ बुक में लिखी हुई है. Kinetic friction is a opposing force that is set between the surface of contact of two bodies when one body is in relative motion over the surface of other body. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इन मोशन है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगी डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस आ गई. वन इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ही एक टाइप कह सकते हो या उसका एक पार्ट कह सकते हो विच इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये दोनों टाइप्स आपने पढ़नी. यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे. तो अप्लाइड फोर्स एक तरफ ले लो आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरी तरफ ले लो, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ बराबर रहती हैं. मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में दोनों वैल्यूज़ बराबर रहती हैं, तो जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी. स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में तो ये स्ट्रेट लाइन होगी. तो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ शो कर रही है, जो आपके है तो आगे भी ये स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आपको शो कर रही है स्टैटिक फ्रिक्शन. एट द वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट जो ए यहाँ पर है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आप अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाते हो और एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है. तो कम होने के बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है. दिस अगेन स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंक्लाइन में आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डेट इज़ कांस्टेंट वैल्यू. ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है डेट इज़ स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो जब वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद आपकी जो फोर्स है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू उसको स्टार्ट करवाने की. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्लाइटली कम रहेगी. अगर आप तीनों का एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हो तो आपके पास इस तरह से बनेगा. पहले आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन. तो इस चीज़ को बेटा आपने स्टडी करना है अपनी बुक में. दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन.